नमस्कार के साथ होली के पर्व पर गोविंद पारीक जी के साथ-साथ आप सबका स्वागत है। रंगों का त्योहार है होली जी और होली जी कह रहा हूँ गोविंद गोविंद जी और आपने बिल्कुल रंग-रंगीला जो वस्त्र है उसको धारण किया हुआ है। तो बचपन से आप बताइए एक अब आप पहले तो आप छोटे बच्चे थे जब आपको कोई ये नहीं कहता था कि ये सांस्कृतिक विशेषज्ञ हैं या ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन होता ही था। और एक संस्कृति का जो आनंद लेने का भाव है, वो हमारे भीतर होता ही है। उस सिरे को पकड़ते हुए आप पहली-पहली होलियों के वो दिन याद करें जब आप रंग लगाने के लिए टोली में निकले होंगे जयपुर में कभी? अशोक जी, आपने बहुत अच्छी याद दिला दी है। होली एक ऐसा परिवेश है जो हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप, बहुत सारी चीजें साथ में लेके चलता है। और जब भी होश संभाला होगा, तब से याद है कि होली के समय रंग, अबीर, गुलाल, ये सब एक इसका अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। पहले दिन होलिका दहन, और संभवतः वो एक सामूहिकता का ये त्योहार है जब पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा होता था। जब एक गांव में रहते थे तब गांव में भी ये देखते थे कि पूरा गांव एक साथ एक ही होली को जलाने के लिए एकत्रित होता था, और सब लोग किसी न किसी स्वरूप में एक दूसरे के साथ जुड़ करके सामूहिकता के साथ में होली मनाते थे। और वहीं से गुलाल शुरू हो जाती थी, रंग लगाना शुरू हो जाता था। बस अंतर जरूर यह आ गया है कि पहले प्राकृतिक रंग होते थे, नेचुरल कलर्स होते थे, नेचुरल गुलाब, हर्बल गुलाब हुआ करती थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा केमिकल का उपयोग ज्यादा होने लगा है। बाकी उत्साह और उमंग जो पहले थी वो निरंतर अब भी जारी है। तो ये उत्साह और उमंग की बात को करते हुए जो होली के पर्व के साथ-साथ कुछ छोटी-मोटी शरारतें भी रहती थी। जैसे मुझे याद है बहुत बच्चे थे, मे बी चौथी 5वीं कक्षा में, तो सड़क पर उन दिनों में पेन जो है, वो भी बड़ी कीमती चीज़ होती थी। तो किसी ऐसे धागे से जो दिखाई नहीं दे वो बांध के सड़क के बीच में रख दिया, फिर कोई अगर आता हुआ उसको उठाने के लिए झुकता तो खींच लिया। ये छोटे-छोटे खेल होते थे जिसको लेकर हम आनंदित हो जाते थे। और मुझे लगता है उत्सव को खुलकर अपनाने के लिए एक तरह की निश्चलता जो है, वो आवश्यक होती है। अब वो जो निश्चलता का भाव था उसको लेके आप सबको अपना सकते थे, गले लग सकते थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम ये कहें कि भई पहले अच्छा था, अब बुरा था। फिर भी थोड़ी बहुत तुलना करने की इच्छा हो ही जाती है। आप बताइए क्या अंतर लग रहा है आपको अब? अशोक जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो होली जैसा था वैसा है। लेकिन अब, क्योंकि अब ये थोड़ा सा, अब हम देखते हैं कि हम लोग सारे आउटडोर्स की बजाय इंडोर्स में ज्यादा एकत्रित हो गए हैं। हमारे बच्चे, जितना हम लोग बाहर गली में सारे लोगों के साथ, मोहल्ले वालों लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ घूमते थे, उतने बच्चे अब उतना नहीं घूम रह पा रहे हैं। जितना कम्युनिकेशन हमारा उस परिवेश में हमारे आसपास के, हमारे उम्र के लोगों के साथ होता था, बच्चे संभवतः उतना नजदीक उसके नहीं है। अब वो ज्यादा अपनी एक सेंट्रलाइज्ड है, अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस ज्यादा है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और दूसरी चीजों के साथ भी उतने उत्साह और उमंग के साथ भाग लेते थे। लेकिन मैं आता हूँ होली के ऊपर, तो होली को अगर विशेष रूप से अगर हम देखते हैं, तो इसका अपना जो एक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण की दृष्टि से जितना महत्व पहले था, वो महत्व आज भी बरकरार है। अगर ये हम जो होली के परिवेश की शुरुआत देखते हैं, तो शुरुआत का आदिकाल से ये मानते रहे कि कहीं न कहीं इस हर मनुष्य की ये स्थिति रहती है कि वो हर्ष, उल्लास और उमंग में डूबना चाहता है। और ये होली और दीपावली हमारे पर्व ऐसी भारतीय संस्कृति की विशेषता के साथ बने हुए हैं, जब किसी न किसी स्वरूप में मौसम परिवर्तित होता है। होली के समय हम देखते हैं कि सर्दियाँ समाप्त हो चुकी होती है और बसंत ऋतु इस समय होती है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन जब पूरा पर्यावरण, पूरा प्रकृति एक तरह से अपनी छटा बिखेर रही होती है। आप देखते हैं कि भारतीय परिवेश की अगर मैं बात करूँ, अमेरिका में क्या स्थिति होती है वो संभवतः आप उस पर ज्यादा अच्छे तरह से बात कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि इस समय बाग बगीचों में पौधे, पेड़ पौधे खिले हुए रहते हैं। खूब सारे उस पर फूल खिले हुए रहते हैं, रंग बिरंगे फूलों की आकर्षक छटा रहती है। अब अगर खेतों में जा रहे हैं तो सरसों के खेत अपने पीले वस्त्र पहने हुए एक तरह से लहलाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये इस तरह की ऐसी बहुत सारी प्रकृति अपने परिवेश के साथ में रहती है।
और ऐसा वो माहौल होता है जब हर्ष, उमंग और उत्साह, जो आप खेल गोविंद बचपन के बता रहे हैं, वो भी संभवतः आनंद देने के लिए थे, और वो आनंद निरंतर जारी है। गोविंद जी, आप जब होते हैं ना तो स्मृतियों के साथ में कई प्रेरणाएं आती हैं कि ये वाला भी संदर्भ होली के साथ जुड़ा है। तो कुछ कथाएं हैं जिनको सामान्यतः हम देखते हैं, होली के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, जिसमें से भक्त प्रहलाद वाला जो संदर्भ है, होलिका दहन है। तो वो जो कथा है वो भी थोड़ी संक्षेप में आप हमारे साथ फिर से उसको याद करें। अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो पौराणिक मान्यताओं में ये माना जाता है कि असुर राजा थे हिरण्यकश्यप। असुर राजा बहुत बलशाली और बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने एक तरह से पूरे मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी, और विजय का अहंकार उनको हो चुका था। और उस अहंकार के वशीभूत होकर के वो ये चाहते थे कि उनकी प्रजा सिर्फ उनकी पूजा करे। ईश्वर का एक तरह से उन्होंने एक नास्तिकता का आवरण ओढ़ लिया था, और उन्होंने ये मान लिया था कि मैं ही ईश्वर हूँ। और उन्होंने ये पूरे प्रजा को एक तरह से बाध्यता थी कि सिर्फ उन्हीं की पूजा की जाए। लेकिन उन्हीं के परिवार में उनके पुत्र, जो इनका नाम प्रहलाद पौराणिक परिवेश में आता है, तो प्रहलाद ने उनकी इस राजाज्ञा का उल्लंघन किया। प्रहलाद की भक्ति किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर के प्रति थी। उनकी यह धारणा थी कि ये सृष्टि के रचयिता परमेश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो वो अपने विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते थे और उसी की पूजा अर्चना करने में लगे रहते थे। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी। इन्हें माना जाता है कि होलिक वंश के राजा थे, ये असुर राजा। इनकी बहन थी होलिका, और होलिका को वरदान प्राप्त था। वो भी अपनी तरह से भक्ति में जुटी रही होगी, तभी उनको कोई वरदान मिला होगा। मान्यता ये है कि उनको ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। और पौराणिक कथा के अनुसार होलाष्टक, जो आज से शुरू हो गए हैं भारत में, ये 8 दिन का होलाष्टक माना जाता है। और इस दौरान ये भी माना जाता है कि इस होलाष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, और उन यातनाएं देने के कारण इनको होलाष्टक में ये माना जाता है कि शुभ कार्य वर्जित है। और ये माना जाता है कि इस दौरान भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। और होलाष्टक के बाद होली के दिन फिर उन्होंने अपनी बहन को आदेश दिया, होलिका को, कि वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाए, तो वो अग्नि के साथ नष्ट हो जाएगा, और होलिका को, क्योंकि वो अग्नि में जल नहीं सकती, वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाएगी। हालांकि मैं इस पौराणिक कथा के स्वरूप के ऊपर, ये एक सांकेतिक रूप में पौराणिक कथा को प्रकट कर दिया गया। मेरा मानना ये है कि ये कथा इस स्वरूप में होने के बजाय ये सिंबॉलिक और सांकेतिक स्वरूप में, प्रतीकात्मक रूप से ये कथा प्रचलन में आ गई। लेकिन अगर वैसे अवधारणा के तौर पर देखा जाए तो आप और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग होलिका की पूजा करते हैं, और हमारी माता बहनें जब होलिका की पूजा करने के लिए जाती है तो वो गीत भी गाती है, होलिका की स्तुति करती है, और होलिका को माँ के स्वरूप में लिया जाता है। तो एक तरफ हम होलिका का दहन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन इसमें, विरोधाभास देखिए है। मेरा देखिए क्या मानना होता है यह है कि अगर इसके मैं ये आपसे इंटरप्ट करके ये कह रहा था कि कुछ बातें जैसे हमने परिवार में देखी सुनी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी विविधता है और हमारी परंपरा में एक तरह की उन्मुक्तता कह दीजिए या खुलापन कह दीजिए, यानी मूल तो श्रद्धा है पर उसको लेके थोड़ी सी विविधता आ जाती है। तो मेरी दृष्टि में जैसे कि मैं इसको समझता आया, जो होलिका दहन है उसका महत्व विशेष करके आपने देखा होगा, वो एक लंबा सा बांस बीच में डाला जाता है और फिर वो कुछ भूनते हैं और उसको निकाल देते हैं। तो उसकी पूजा के पीछे है कि वो प्रहलाद बच गए उसमें से। हालांकि उनको तो वरदान था कि वो ऐसा वस्त्र पहन के बैठ गई थी, लेकिन तो वो होलिका की पूजा नहीं होकर के प्रहलाद के बच जाने के उत्सव को मनाने का एक भाव है कहीं, मैं जैसे उसको देखता आया। पर अलग अलग ढंग से थोड़ा सा देखा जा सकता है। और यूं तो मैं इसके साथ बहुत और जोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल अपने तरीके से, ये माना जाता है कि भक्त प्रहलाद को इस स्वरूप में लिया जाता है कि उसको पेड़ का एक बड़ा तना काटा जाता है और उसको फिर कोई भी निकाल करके बाहर कर लेते हैं। लेकिन होलिका माँ के गीत भी है, होलिका को माँ के स्वरूप में भी माना जाता है। मैं जी साथ में ये चीज जोड़ना चाहता हूँ कि ये सांकेतिक है। अगर इसके और परिवेश में देखें
तो ये होलिका दहन की परंपरा ये कुछ ईसा के 200-300 वर्षों पूर्व की परंपरा मानी जाती है। और इसके पहले इस पर्व को नवषेष्ठी पर्व के रूप में मनाने की प्रथा रही है। मैं होलिका दहन को केवल इसी स्वरूप में नहीं लेता, बल्कि सही मायने में होलिका दहन एक वृहद यज्ञ है। ये एक बड़े यज्ञ का आयोजन है। आप देखते हैं कि हर इस मौसम में बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पनपते हैं। जब सर्दियां समाप्त हो रही है और ग्रीष्म काल शुरू होने का है, तो इस बदलते परिवेश में जितने बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जितने वायरस पनप रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए एक तरह का एक सामूहिक यज्ञ हर शहर के हर मोहल्ले में होता था, हर गांव में होता था। और इसमें एक और चीज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तो जहां जैसी वनस्पति है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पशुपालन ज्यादा है, वहाँ केवल गाय के कंडों से ही यज्ञ होलिका जलाई जाती है। भरतपुर डिवीजन, मथुरा, वृंदावन या उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आप देखेंगे कि केवल उसमें लकड़ियां जलाने के बजाय गाय के कंडे होते हैं, गाय के उपले या छाने जिसे कहते हैं, उनके साथ में होलिका का दहन होता है। तो वो भी पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है और इसमें कई तरह की सामग्री भी साथ में होलिका दहन के समय जोड़ी जाती है। एक परंपरा ये भी है कि हमारे घर से जितनी भी हमारी माताएं बाहर इसकी पूजा करने के लिए निकलती हैं, वो साथ में नारियल लेकर के जाती है। और हर घर से आपने ये भी देखा होगा कि अपने घर में भी कुछ कंडे बनाए जाते हैं, जिनको मूंज की लकड़ी के साथ लपेट करके वो हर घर से ले जाते हैं और वो होलिका के साथ में जोड़ते हैं। सामूहिकता भी है, हर घर की अपनी आहुति भी है, उसमें नारियल भी है, उसमें सामग्री भी है। और अगर प्रारंभिक काल में आप कुछ अच्छी होली जब देखते हैं, जैसे जयपुर के महाराज परिवार में जब होली होती है, तो उसमें घी भी साथ में उसका उपयोग होता है, देशी घी का भी उपयोग होता है। तो एक तरह से बृहद यज्ञ का आयोजन है, जब पूरा मोहल्ला या पूरा गांव के लोग एक साथ मिलकर के इस यज्ञ का आयोजन करते हैं और सारे लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। उस समय तापक्रम अगर टेम्परेचर की दृष्टि से देखें तो बहुत तेज हो जाता है, तापमान से भी नष्ट होती है वायरस कई तरह के, और साथ में जो सामग्री का उपयोग उसमें किया जा रहा है, जो नारियल का उपयोग उसमें किया जा रहा है, जो गाय के कंडों का उपयोग उसमें किया जा रहा है, छानों का उपयोग किया जा रहा है, उन सब से भी पर्यावरण शुद्ध होता है। तो इस पर्यावरण की शुद्धता के साथ में भी इसको साथ में जोड़ा गया है। और फिर एक और चीज अशोक जी आपने देखी होगी, बचपन से हम लोग बचपन से गोविंद जी, मैं देखते आ रहे आपको हैं कि एक सेकंड के लिए होलिका दहन फिर के तुरंत फिर बाद, हाँ, जी, मैं आपको फिर एक बार इंटरप्ट करते होलिका हुए दहन के तुरंत बाद में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। होलिका दहन के तुरंत बाद हम वहां से कुछ कंडे अपनी एक पात्र में लेकर के अपने घर आते हैं और घर आकर के फिर घर में उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है और उसके साथ पूरे घर में उसकी धुआं दी जाती है। वो धुआं तो भी बहुत ही इसी सुंदर, स्वरूप में लिया जाना चाहिए। जी, तो बहुत सुंदर सारी सार गर्भित बातें गोविंद जी से हमको सुनने को मिल रही हैं। और एक ये भी है कि राधा और कृष्ण और बरसाने की होली, वो सारी लठ मार होली के बारे में भी हम सुनते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपका ससुराल भी उस तरफ ही कहीं है वैसे। तो ये देखिए तस्वीर जो है, ये वहां की है, लठमार होली की। तो इस तस्वीर के साथ की जुड़ी हुई बातें भी गोविंद जी से जानेंगे। हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गोविंद जी, हम होली मना रहे हैं बातें करते करते, और इस बार तो ऐसा होगा कि सब खुल के बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। पहले ये होता था कि एक दूसरे के गालों पे गुलाल लगाने का, अब की बार उस पर भी प्रतिबंध अपेक्षाकृत रहेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो बरसाने की होली के बारे में कुछ बताइए ना। ब्रज क्षेत्र होली का एक सबसे बड़ा पर्यावरण आकर्षण का केंद्र है। विशेष तौर पर एक और चीज होली के साथ में जोड़ी जाती है, भक्त प्रहलाद की कथा के साथ साथ, कि होली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। पूतना का जब वध किया, उसके बाद सारे बाल गोपाल एकत्रित हुए, सारे ग्वाले उनके साथ में एकत्रित हुए और उन्होंने मिल करके एक राक्षसनी के विनाश पर अपनी खुशी, प्रसन्नता और आनंद का उत्सव मनाया। महारास का आयोजन किया गया, रंग खेले गए और सबने अपनी आनंद का इजहार किया, अपना उसको आनंद को प्रकट किया। ये परंपरा साथ में जुड़ती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ जाती है कि एक आप बात, मथुरा, एक मिनट, एक वृंदावन मिनट, और एक बरसाना। मिनट, एक मिनट। तो आपकी बातों के साथ चलते चलते मुझे याद आया कि वो ढपली लेके टोलियां निकलती थी और कई तरह के फागुन के गीत गाए जाते थे। और एक ये बहुत प्रचलित पंक्ति रहती है, आज बिरज में होली रे रसिया।
तो रसिया भी गाए जाते हैं। आपको याद आता है क्या कोई होली का गीत? आज ब्रज में होली रे रसिया बहुत पॉपुलर गीत है। और ब्रज ही नहीं, होली के समय आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के अपने अपने गीत है। शेखावटी राजस्थान में गींदड़ नृत्य होता है। होली के साथ में संगीत पूरा, राग रंग पूरा जुड़ा हुआ है। गीत भी जुड़ा हुआ है, संगीत जुड़ा हुआ है, और साथ में नृत्य भी जुड़ा हुआ है। बाड़मेर डिवीजन में एक कनाना विलेज है जहाँ गेर फेस्टिवल होता है। हर गांव में लगभग गेर खेली जाती है और गेर के साथ नृत्य किया जाता है। ब्रज क्षेत्र की अपनी होली का, लठमार होली का आपने जिक्र किया, वो अपना एक अलग तरह का नृत्य है, जिसमें ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ मिलकर के बरसाना में राधिका के घर उनकी गोपिकाओं के साथ में होली खेलने के लिए आ रहे हैं। गोपिकाएं उनके ऊपर जो लठ मारती हैं, और वो बदले में प्रसन्नता इजहार करते हैं, लठ से बचने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के वहां भी हर्ष, उल्लास और उमंग का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा होती है। गीत आप मेरे से सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं गीत सुनाने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गीत की कोई पंक्तियां याद नहीं आ रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र के, भारत के हर कोने में होली से जुड़े हुए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के गीत हैं। इवन राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, शेखावटी अंचल में गींदड़ नृत्य हो जाता है, गेर नृत्य मारवाड़ डिवीजन में हो जाता है, कोटा और हाड़ौती में अलग तरह का नृत्य होता है। आदिवासी क्षेत्रों में होली का सबसे बड़ा पर्व आदिवासी क्षेत्रों में होली को माना जाता है, और वहां पर आदिवासी सारे मिलकर के भांति भांति के नृत्य करते हैं, स्वांग रचते हैं। बीकानेर में रम्मतें होती है होली के दिन। तो हर जगह की अपनी परंपराएं हैं। भारत में असम में, पूर्वी भारत, अपने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ एक अलग तरह के पर्व के रूप में इसको मनाते हैं होली को। अपने दक्षिण भारत में भी होली को किसी न किसी स्वरूप में गीत संगीत के साथ जोड़ करके इसको देखा जाता है और उसके साथ मनाया जाता है। तो गोविंद जी, ऐसा है कि होली का जो पर्व है वो एक ऐसा भाव जगा देता है कि आप अपने अंदर की जो इनहिबिशंस होती हैं, कि अपने आप को बहुत गंभीरता से लेने की बात है, या आप अपने आप को रोक कर रखते हैं, अपने आनंद को प्रकट नहीं करते हैं, होली उस सब को लांघने के लिए आमंत्रित करती है। और आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ जीवन है उसको छोड़ के आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे सचमुच में रिलैक्स्ड टाइप का जो भाव अंदर का है वो जाग जाता है। अब इसमें जो हमारा सामाजिक वातावरण है कि हम कितना निर्दुष्ट भाव से कितनी निश्चलता से एक दूसरे को अपना रहे हैं, उस पर बहुत गहराई से तो नहीं जाते हुए, लेकिन इसमें ये नहीं आता है कि आप अमुक धर्म के हैं या आपके परंपरा अलग रही है, सभी लोग मिल जाते हैं। यानी होली सचमुच में ऐसा पर्व माना गया है कि वो सबको एक करने का, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक तो है ही है। तो इस दृष्टि से ये जो सोशल मीडिया में फॉरवर्ड मैसेजेस कर करके होली मनाना और किसी से सचमुच रूबरू मिलना, इनमें अनुभूति के स्तर पर बड़ा अंतर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्राचीन भारतीय परंपराओं में ये माना जाता रहा है और आज भी वही कायम है कि होली आत्मा से आत्मा का मिलन है। होली एक ऐसा पर्व है कि आप अकेले नहीं मना सकते। होली मनाने के लिए बिल्कुल निश्चलता के साथ आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आसपास के पड़ोसियों से, अपने परिवार परिजनों से लेकर के अपने पड़ोसियों तक और अपने मित्रों तक और अपने अन्य संबंधियों के साथ में, जब आप रंग उनके साथ में लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उनसे निश्चलता से गले मिलते हैं। और एक और बात मानी जाती है कि अगर पूरे वर्ष पर्यंत अगर किसी के साथ मन मुटाव भी हुआ है, किसी के साथ मनभेद भी हुआ है, तो वो भी होली के दिन उसका समापन मान लिया जाता है कि आज के दिन गले मिले, और पूरे साल की जितनी भी आपकी कोई मन वैर रहा हो, कोई मन मुटाव रहा हो, उन सब का समापन, वो सब दूर करके आज फिर वापस एक साथ, एक नए परिवेश के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ फिर एक दूसरे के साथ निश्चलता के साथ मिले और फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया है कि होली का मतलब हो या कोई भी पर्व हो, बल्कि विवाह इत्यादि हो, जो फिल्मी गीत हैं वो हमारा एक प्रकार से बड़ा अभिन्न अंग हो गए हैं हर उत्सव का। तो आप देखेंगे रेडियो हो, टेलीविजन हो, कुछ गिने चुने गीत हैं होली के जो आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगे। उनमें से एक वो होगा कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली, या मदर इंडिया का कोई पुरानी फिल्म का गीत होगा। तो
जो पुराने पारंपरिक लोकगीत रहे हैं होली के, उनकी तरफ हमारा ध्यान फिर से जाए, इसके लिए कुछ करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। और होली के अवसर पर जो फाग गाया जाता है, आप ये देखेंगे कि इस परिवेश में अपने आप वही संगीत, अब हालांकि फिल्मों में जो गीत लिए गए वो भी कहीं न कहीं उस स्थानीय संगीत से, जो हमारा फ़ोक था, उसके साथ जोड़ करके उस संगीत को, उसके संगीत के पीछे का जो आधार है, संगीत का जो सुर है, वो उसके साथ मिला हुआ सा रहता है। लेकिन आप देखते हैं कि अलग-अलग जगह पर इस समय शाम के समय फागियों की टोलियाँ निकलती है। तो बहुत सारे लोग जो लोक गायक हैं और साथ में लोग एक साथ मिलकर के ढप और चंग लेकर के निकलते हैं हर क्षेत्र में। और निकल करके वो युवाओं के नवयुवकों की टोली 8-10 लोग मिलकर के एक साथ गीत गाते हुए जब सामूहिकता के साथ में निकलते हैं, तो बड़ा आनंद का की अनुभूति होती है। लेकिन अब ये बात वहीं पर आ जाती है कि जो आपने शुरुआत में की थी, कि आज के युवा जनरेशन, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इससे कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस कम कर पा रही है। वो केवल फ़िल्म संगीत पर आधारित हो गई है, या व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर, या व्हाट्सएप के ऊपर आ गई है, या मोबाइल चैट के ऊपर ही सीमित हो गई है। लेकिन इन सब की बजाय फिर वापस हमें बाहर निकल कर के एक-दूसरे के साथ जब निश्चलता के साथ मिलेंगे और उस प्रकृति का आनंद ले पाएँगे। आप प्राकृतिक दृश्य हम फ़िल्मों में देख लेंगे, अपने मोबाइल पर बहुत सारे देख लेंगे, लेकिन उसके साथ रूबरू होकर के जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं, तो वो आनंद, वो मोबाइल और फ़िल्म देखने से नहीं आएगा, वो उस प्रकृति की गोद में बैठने से आएगा। वही अनुभूति उस स्थानीय संगीत के सुरों को सीधा सुनने में जो आनंद आएगा, वो शायद रेडियो और टेलीविज़न और फ़िल्म में देखने से शायद उस आनंद को अगर भूल करके, अगर हम स्वयं बाहर आकर के उस आनंद की स्वयं अनुभूति करेंगे, वो शायद ज़्यादा आनंददायक हो। तो जैसे कि कहा जाता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हम किस तरह से उत्सवों को अपना रहे हैं, उत्सव हुँ, शब्द ही उत्थान के साथ कहीं न कहीं संबंध रखता है। जो हमारे मनोभाव हैं और जो हमारे भीतर की प्रसन्नता है, उसको उजागर करने की ऐसी प्रेरणा है, शाश्वत उत्सवों में है, विशेष करके होली में भी। अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो हम कुंठित होते हैं। अगर हम बहुत अधिक आत्म केंद्रित होते हैं तो एक संकीर्णता आ जाती है जो धीरे-धीरे हमारी प्रसन्नता को हमसे दूर करती जा रही है, हमको पता भी नहीं लगता है। तो होली एक प्रकार से आह्वान है कि जो अपने आप में स्थित होने के भाव के साथ-साथ सबको अपनाने वाला जो भाव है, उसकी तरफ हम बढ़ें और रंगों के इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि इस बरस विशेष करके हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो जयपुर से आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अशोक जी, पूरे जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पिछले पूरे वर्ष के, पिछले 1 वर्ष के दौरान, पिछले मार्च से इस मार्च तक कोरोना प्रभावित रहा है। कोविड-19 का प्रभाव, इस वायरस का प्रभाव हर जगह देखने को मिला। और आपने पिछले साल भी होली पर बहुत लोग सीमित मात्रा में बाहर निकल पाए। बहुत कम लोगों ने निश्चलता के साथ एक-दूसरे को गुलाल लगाया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि होली जैसे पर्व हमारी इस भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने वाले पर्व हैं। जिस सामूहिक यज्ञ की मैं बात कर रहा था, जिस बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की बात जब हम करते हैं, तो शायद आज भी ज़रूरत इसी बात की है कि हम सामूहिकता के साथ में होली का दहन करें। होली का दहन में केवल जो कचरा या बेकार की चीज़ें जलाने की बजाय उसको एक यज्ञ के स्वरूप में लें और उसमें अच्छी सामग्री का उपयोग करें, उसमें घृत का भी उपयोग करें, नारियल का भी उपयोग करें। और ये निश्चित रूप से इसके पीछे यज्ञ की अवधारणा है, और उस यज्ञ की अवधारणा बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करेगा। और जिस तरह का यज्ञ हम अपने शहर के अलग-अलग मोहल्लों में कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, वैसा यज्ञ अपने परिवार में भी हो, अपने घर में भी हो। और अपने घर में भी जब हम वायरस से मुक्त होंगे, तो संभवतः हम स्वस्थ जीवन जी पाएँगे। साथ में ये भी है कि सतर्कता, इस वैज्ञानिक परिवेश में ये भी ज़रूरी है कि सतर्कता भी ज़रूरी है। केमिकल रंगों से हम दूर रहें। प्रकृति के जो प्राकृतिक रंग हैं, मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि इसी समय में टेसू के फूल के रंग बनाया जाता है, और आप उसके एहसास करके एक अलग तरह की आप में ताज़गी आती है। जब अगर आपको प्राकृतिक रंग लगते हैं, गुलाल लगती है, चंदन का जब गुलाल लगती है, चंदन आपके शरीर पर लगता है, तो वो एक शीतलता प्रदान करता है। जब आपको टेसू के फूल के बना रंग जब आप पर डाला जाता है, तो उसकी खुशबू आपको एक अलग ताजगी देती है। आपके शरीर का
रोम रोम उससे पुलकित हो जाता है। तो हमें क्या होली को उस परिवेश के साथ में लेना चाहिए। इस वर्ष हमें विशेष तौर पर इसी बात को शामिल करते हुए इसको पर्यावरण की बहुत सही। दृष्टि से भी मनाएं, सामूहिकता के साथ में मनाएं, और जिस तरह से कोरोना के कारण हमने एक दूसरे के बीच में बहुत दूरियां हुई, उन दूरियों को भी समेटें। बहुत सुंदर आपने कहा गोविंद जी। और जब इतनी सुंदर और सारगर्भित बातें सुनने को मिल जाती हैं तो कुछ भाव तो शब्दों के साथ भी पहुंच जाते हैं, चाहे हम टेसू के फूल हमारे आसपास हो या नहीं हो। लेकिन जब हम ये सारा विवरण सुनते हैं तो आनंद से मन भर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने होली की समृद्धि के साथ हमको जो जोड़ा है। तो आनंद के ये रंग आप तक भी पहुंचे। आपको होली की बहुत सारी मंगल कामनाएं धन्यवाद के साथ में गोविंद जी। और यही आनंद और उल्लास का भाव होली से संबंध आप तक पहुंचाते हुए होली के पर्व के महिमा को जानने में आप गोविंद पारिक जी ने जो बातें बताई तो आपका भी साथ रहा, उसके लिए आपका आभार है। उसको व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। हैप्पी होली।